हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ में क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी का ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में प्राणियों में पोषण। जो पहला चैप्टर था उसमें हम लोग ने पढ़ा था जो पौधों में पोषण होता है, ठीक है, वो कितने प्रकार का होता है, किन में होता है, कौन भोजन बनाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की थी। इसमें हम देखेंगे प्राणियों में जो पोषण है वो कैसे होता है। ठीक है, जो है भोजन प्राप्त करने या उसके अंतर्ग्रहण करने की जो तरीका या उसकी जो विधि है वो कैसी होती है जंतुओं में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्राणियों में पोषण। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं कि जो भोजन स्वयं या यूं है कि जो स्वपोषी होते हैं, जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें हम पौधे कहते हैं, हरे पौधे। ठीक है, और ये जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन तो बनाते ही बनाते हैं, साथ ही साथ वो लोग जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो चाहे जंतु हो या अन्य कोई पौधे हों, उनके लिए वो भोजन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्राणी जो होते हैं या जो मतलब जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, वो अपना भोजन प्रत्यक्ष डायरेक्ट या फिर परोक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में पौधों से प्राप्त। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात यह है, बहुत से ऐसे जो है प्राणी हैं जो कि डायरेक्ट पौधों को खाते हैं, बहुत से ऐसे हैं प्राणी जो उन प्राणियों को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं, यानी जो शाकाहारी होते हैं। इस वजह से प्रत्यक्ष या परोक्ष बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्राणियों की पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, प्राणियों में पोषण, जो प्राणियों में पोषण होता है उसमें पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो उनके आहार के अंतर्ग्रहण, कि वो क्या चीज़ अंतर्ग्रहण यानी भोजन के रूप में क्या चीज़ वो ग्रहण कर रहे हैं उस पर, और शरीर में किस चीज़ का उपयोग है इस विधि पर, मतलब ये दोनों ही विधियाँ उसमें सम्मिलित होती हैं किसमें, प्राणियों के पोषण में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पाचन, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो पाचन में क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या फिर टूटना विखंडन कहलाता है, और इस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, पाचन या डाइजेशन कहते हैं। अब ये जो डाइजेशन है, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। सबसे पहले मनुष्य में, मानव में आने से पहले हम कुछ जंतुओं की बात कर लें कि जिनमें जो खाद्य का जो भोजन है उसका अंतर्ग्रहण यानी मतलब कि शरीर के अंदर प्रवेश करना या उसको अंदर खाना, एक तरीके से कह सकते हैं अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने का तरीका। ठीक है, वो किस किस तरीके का है। तो देखिए इसमें भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी। मरमर पक्षी जो होता है जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। ये दोनों ही क्या करते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। ठीक है, मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अजगर देखिए, अजगर जैसे जो सर्प हैं वो शिकार को समूचा निगल लेते हैं सीधे। ठीक है, और कुछ जलीय प्राणी जो होते हैं वो आसपास पानी में तैरते हुए जो खाद्य कण होते हैं उनको छान करके उनका भक्षण करते हैं। तो इस तरीके से तो ये यहाँ बताया गया था कि अलग अलग जंतुओं में जो पोषण या भोजन के अंतर्ग्रहण की जो विधियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो पिक्चर आपको दिखाई गई, एक है स्टारफिश की पिक्चर। स्टारफिश के बारे में बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे ह्यूमन का डाइजेशन जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो यहाँ पे दिखाया गया, पाचन तंत्र पूरा। ठीक है, कि इसमें जो है आपकी मुख गुहिका जो जहाँ से पूरी आहार नाल जो स्टार्ट होती है, जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आहार नाल को, तो ये मुख से स्टार्ट होती है, मुख गुहिका है, फिर यहाँ पे लाला ग्रंथियाँ यहीं पे मुख में होती है, लाला ग्रंथियाँ सलाइवरी ग्लैंड को बोलते हैं। उसके बाद ये ग्रसिका ईसोफेगस होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे यकृत दिखाया गया, यकृत है, और यह पित्ताशय है, लिवर है, गाल ब्लेडर है। ठीक है, आमाशय स्टमक है, अग्नाशय देखिए आमाशय के जस्ट नीचे लीफ की शेप का होता है अग्नाशय पैंक्रियास। इसके बाद देखिएगा इसमें जो क्वाइल्ड शेप बहुत सारी कुंडली में है वो है क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो बड़ी है और जो चौड़े साइज़ है वो है बृहद्रांत, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये जो नीचे है वो मलाशय है और उसका एंड पॉइंट जो है उसको गुदाई, यानी कि ये एनस और जो है वो एनल कैनाल और एनस ये दिखाई गई। लास्ट में जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे देखिएगा एक छोटी सी संरचना है, इसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या अंधनाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये पूरा ह्यूमन बींग का पाचन तंत्र दिखाया गया था। अब आगे देखिए, सबसे पहले मैं स्टारफिश के बारे में बात कर ले। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवच वाले जो जंतु हैं उनका आहार करती हैं। ठीक है, कैसे करती हैं, कवच खोलने के बाद, जब उनका कवच ये खोल लेती हैं उसके बाद यह अपने मुंह से अपना आमाशय निकालती हैं, यानी कि स्टारफिश का जो आमाशय है, स्टमक है, वो इनके मुंह से निकलता है। ठीक है, बाहर निकाल करके जंतु के कोमल भागों को ये खा जाती हैं। उसके बाद फिर आमाशय वापस अंदर चला जाता है, और जो भी आहार उन्होंने जो कुछ भी जंतु का हिस्सा खाया है वो धीरे धीरे फिर उनके स्टमक में पचता रहता है।
फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे मानव में पाचन। मनुष्यों में जो पाचन है वो कैसे होता है। मनुष्यों में पाचन के लिए भोजन एक नली से होकर के निकलता है, जिसे अभी हम लोग ने पिक्चर में डिस्कस किया है। उस नली को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। तो इसे विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जिसका अभी हम लोग ने डिस्कशन किया था वही यहाँ पे लाइन से पूरा दिए गए हैं, और सभी का हम थोड़ा थोड़ा उनका जो मेन वर्क है वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले है मुख गुहिका, माउथ और जो बकल कैविटी है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है एलिमेंट्री कैनाल की। उसके बाद ग्रास नाली या इसी को ही ग्रसिका कहते हैं, एसोफेगस। उसके बाद उसकी नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो अमाशय होता है, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर देखिए यहाँ पे बृहद्रांत, जिसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद मल द्वार अथवा गुदा आता है, वही एनल कैनाल और एनस आता है, ठीक है। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की ये पूरी यहाँ पे दिखाया गया है कि कितने पार्ट होते हैं। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल पाचन तंत्र में मतलब कि ये भाग लेती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखिए, भोजन की पाचन को संपूर्ण करने के लिए विभिन्न ग्रंथियों का बड़ा योगदान है। अच्छा क्या है कि यहाँ पे तो मेन जैसे एक मशीन जैसे काम कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट हैं वो अब पीसने का या फिर उसके जो है मतलब पदार्थों को अलग करने का, ये सारे काम हो जाएंगे पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे जैसे हानिकारक कोई जो है पदार्थ अगर आ गए हैं या फिर जो है किसी चीज़ का डाइजेशन करना है, तो इन सब के लिए कुछ अलग से जो ग्लैंड्स हैं उनका भी यहाँ पे है। तो वही यहाँ पे है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्रंथियाँ, जिनमें आती है लाला ग्रंथि, जिसे हम स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं, यकृत, लिवर भी एक ग्लैंड है, अग्नाशय, पैंक्रियास, ये सब पाचक रस श्रावित करती हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव जो जूस होता है उसे ये रिलीज करती हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे देखिएगा मुख एवं मुख गुहिका। सबसे स्टार्टिंग जो एलिमेंट्री कैनाल की होती है वो माउथ और बक्कल कैविटी से होती है। इसमें क्या है, भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है, माउथ के द्वारा होता है, ठीक है। अब उसमें मुख में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दांत होता है। सबसे पहले दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का काम करते हैं दांत, ठीक है। दांतों को उनके आकार तथा कार्यों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है। जैसे सबसे पहला है कृतंग, जिसको काटने वाला, यानी कि जो दांत हैं। अगर जब आप लोग ये जो है वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आप लोग एक काम करिएगा, क्योंकि पीडीएफ में मैंने इंग्लिश हिंदी ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बोथ नहीं किया है, लेकिन मैं बोल दूंगी, ठीक है। तो आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर के इसको लिख लेंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो देखिएगा इसमें कि जो दांत हैं उनमें सबसे पहले यहाँ पे कृंतक का दिखाया गया है। कृंतक जिससे हम काटते हैं, जैसे हमने एक एप्पल लिया, एप्पल को जिन दांतों से हम काटने का काम करते हैं उनको हम कृंतक कहते हैं। तो ये इनको इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, काटने वाले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं रदनक क्या होते हैं, चीरने और फाड़ने वाले, ठीक है। जो कॉर्निवोर्स होते हैं उनके जो कैनाइंस होते हैं, रदनक को कैनाइंस कहा जाता है। ये कैनाइंस थोड़े बड़े बड़े होते हैं जिससे वो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, कृंतक हो गया, रदनक हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है अग्र चवर्लक, जिसको हम प्रीमोलर बोलते हैं, और फिर चवर्लक। अग्र चवर्लक और चवर्लक यानी प्रीमोलर और मोलर, इन दोनों का ही काम होता है चबाने एवं पीसने वाले दांत, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के दांत हमारे जो मुंह है या यूं कहें बक्कल कैविटी है उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लाला ग्रंथि, जिसे सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाला ग्रंथि सलेवरी ग्लैंड होती है, जिसमें से लाला रस सलाइवा रिलीज होता है, ठीक है, ये श्रावित होता है। लाला रस चावल की मंड को शर्करा में बदल देता है। मेनली जो ये सलेवरी जो या यूं कहें कि सलाइवा जो है, इसका मेन काम ये होता है कि जो भी हम लोग मतलब भोजन कर रहे हैं, ठीक है, तो भोजन के रूप में जो हम लोग मंड को अंदर करते हैं, यानी चावल के रूप में जो हम लोग मंड खाते हैं, तो मंड का डाइजेशन, मंड क्योंकि क्या है, कार्बोहाइड्रेट की जो शुगर है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना, तो ये पॉलीसेकेराइड होता है एक तरह से देखें, तो इसको जो है साधारण सरल रूप में तोड़ देती हैं, ठीक है, सलाइवा। तो मंड को शर्करा में बदलने का काम करती हैं। उसके बाद आती है जीभ। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जीभ का हो जाएगा। जीभ मुख में उपस्थित मांसल संरचना है। ये जो है मांस की बनी हुई सॉफ्ट होती है संरचना है, जो आगे से स्वतंत्र होती है और पीछे से फिक्स होती है, ठीक है। यह बोलने के लिए उपयोगी होती है, हम सभी जानते हैं, बोलने के लिए हेल्प करती है, भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है, और साथ ही साथ भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। टेस्ट बड जो होती है वो जीभ पर पाई जाती है, जिससे हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, ठीक है। तो इन सब का जो है हमें ये इससे पता चलता है। इसके बाद जो ये पूरे जो पार्ट हम लोग ने पढ़े वो पढ़ा मुख एवं मुख गुहिका के अंदर जितने भी पार्ट आएंगे वो। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ग्रसिका यानी भोजन नली, जिसे हम एसोफेगस कहते हैं।
निगला हुआ अब क्या है कि ये जो जीभ है, जीभ के द्वारा भोजन जो भी मतलब चबाया गया, पीसा गया, उसके बाद भोजन को अंदर जो है मतलब ढकेलने का काम इसने कर दिया, ठीक है, ग्रसिका में। फिर ये वही निगलने का काम। निगला हुआ भोजन कहाँ चला जाएगा? ग्रसिका एसोफेगस में चला जाएगा। और ये जो एसोफेगस होती है कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? गले से वक्ष, जो चेस्ट होता है वहाँ से होती हुई जाती है। गले से स्टार्ट होती है और जो है चेस्ट से होती हुई स्टमक तक की जाती है, ठीक है। ग्रसिका की जो भित्ति होती है उसकी सिकुड़ने से, ग्रसिका की जो अंदर की लेयर होती है उसकी सिकुड़ने से भोजन नीचे की ओर सरकता है। असल में अगर देखें तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ही संकुचन होता है, तभी तो वो जो भोजन जो कि अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल के एकदम एंड तक ही पहुंच पाता है, ठीक है। तो संकुचन जो है अगर देखा जाए तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होगा। उसके बाद अब ये जो ग्रसिका यानी एसोफेगस है, एसोफेगस की जो एंड पार्ट होता है वो आमाशय में ओपन होता है, ठीक है। तो आमाशय मोटी भित्ति वाली एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। यह आहार नाल के सबसे चौड़ा भाग होता है। अगर आमाशय को देखा जाए तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय का आंतरिक स्तर, जिस इसकी इंटरनल लेयर होती है, आंतरिक जो सतह होती है वो श्लेष्मल, श्लेष्मल जिसको हम म्यूकस लेयर बोलते हैं, ठीक है, म्यूकस या म्यूकोसा, तो म्यूकस लेयर होती है, ठीक है। ये क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, वो स्रावित करती है। तो कह सकते हैं कि आमाशय का जो आंतरिक स्तर या आंतरिक सतह है, म्यूकस लेयर, जिसे हम श्लेष्मल कहते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचन रस स्रावित करती है, पाचक रस, ठीक है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल के प्रभाव से बचाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कंसनट्रेटेड रिलीज होता है, तो जाहिर सी बात है कंसनट्रेटेड जो है वो गला देगा स्किन को, ठीक है। तो यही म्यूकस लेयर जो होती है वो क्या करती है? इस एसिड के प्रभाव को भी जो है रोकती है। साथ ही भोजन के साथ आए जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको ये खत्म करने का काम करता है अम्ल, ठीक है। अम्ल का जो इंपॉर्टेंट काम है वो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो माध्यम को अम्लीय भी करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अम्लीय जो माध्यम होता है जिससे जो कुछ ऐसे पाचक रस हैं, ठीक है, जो एंजाइम वगैरह हैं जो कि जो है अम्लीय माध्यम में अपने कार्यरत होते हैं, इस वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो अम्लीय माध्यम करता है, ताकि ये पाचक रस अपनी क्रिया मतलब इसके काम करने में सहायता उनको मिल जाए। अब ये जो जठर रस है उसी को ही पाचक रस कहा जाता है। ये मेनली जो स्टमक में डाइजेशन होता है वो किसका? माउथ में किसका हुआ? मंड का डाइजेशन हुआ, ठीक है। स्टमक में किसका होता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। कौन सा? जठर रस, जिसको पाचक रस कहते हैं, ठीक है। फिर आती है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्षुद्रांत लगभग 7.5, ये जो 7.5 मीटर जो दिया गया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए देखिए, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। तो आप देखिएगा कि जो क्षुद्रांत का जो ऊपर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पोर्शन में उसको जो है डिवाइड किया जाता है, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम, ठीक है। तो जो ड्यूडेनम पार्ट जो सी शेप का होता है, देखा होगा आपने, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा, ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का शेप है, तो इसी को ही हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो इसका क्या काम है वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, ये जो मतलब कि क्षुद्रांत का ये जो मतलब ये इतनी कुंडलित पूरी नली है, ठीक है। यकृत एवं अग्नाशय उसी से ही तो अटैच थे, तो जो लिवर के अंदर जो बाइल जूस बनता है वो, और जो पैंक्रियाज के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो, उन सब का जो सिक्रीशन होता है वो यही जो छोटी आंत का जो पहला वाला पार्ट होता है उसी में ही होता है। तो ये उनका स्राव प्राप्त करती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ ये जो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो भी इससे निकलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यकृत। अब यहाँ पे हम लोग ग्लैंड के बारे में, दोनों जो स्पेशल ग्लैंड हम लोग ने पढ़ी थी उनके बारे में देख लेते हैं। यकृत क्या है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। यकृत का मेन इंपॉर्टेंट काम होता है पित्त रस बाइल जूस जो है उसका निर्माण करना, ठीक है। क्वेश्चन कभी कंफ्यूज ये करता है कि बाइल जूस का निर्माण जो है वो पित्ताशय में होता है, बल्कि बाइल जूस का जो निर्माण है वो लिवर करता है। पित्ताशय में ये खाली स्टोर होता है, जो गाल ब्लैडर होता है उसमें खाली ये स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? संग्रहित जिसमें होता है उसको हम पित्ताशय, गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्त रस का काम क्या होता है? जो बाइल जूस है ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो फैट होती है उसका फैट का इमल्सिफिकेशन करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे फैट का डाइजेशन हो रहा है लिवर जूस, बाइल जूस से, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देखिए, यहाँ पे देखिए दांतों के स्ट्रक्चर दिखाए गए। आगे के जो चार होते हैं या नीचे का लोअर जॉ का दिखाया गया, आगे के जो चार हैं उनको कृंतक कहते हैं, इंसीजर। ये दो जो होते हैं वो कैनाइंस होते हैं, ठीक है। रत्नक जो होते हैं वो दो ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो और इधर दो, यानी ये जो चार हैं वो अग्रचवर्णक प्रीमोलर होते हैं, तीन इधर ये चवर्णक यानी मोलर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, यहाँ पे ये टेस्ट बड जो है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी होती है उनको यहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो ये सारे जो है क्षेत्र दिखाएगा, ठीक है। फिर ये स्टमक का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाएगा। पहले तो भोजन कैसे आ रहा है, तो भोजन जब जो है ग्रास नली एसोफेगस से होकर के आता है तो ये संकुचित होती है। उसके बाद फिर ये जाके डायरेक्टली स्टमक में जाता है, तो स्टमक का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। ये भोजन की गति भी साथ में दिखाई गई है, कैसे पहुंच रहा है। इसके बाद देखिए, अब आता है यकृत तो हो गया, लिवर, अब है अग्नाशय पैंक्रियास। पैंक्रियास का जो हम लोग ने स्ट्रक्चर था वो पहली वाली जो पिक्चर थी उसमें अच्छे से देख लिया था कि लीफ जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे उपस्थित पत्ती के आकार की ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशयिक रस, अब ये जो अग्नाशय यानी पैंक्रियास है उसमें से कौन सा जूस निकलता है, अग्नाशयिक रस यानी पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है। यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होगा, तो उस पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। इनको जो है क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को उनके सरल रूप में, यानी कि उनसे भी कम कंपोनेंट जो होंगे उसमें ये जो है कन्वर्ट करेगा। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। अब ये क्या है, धीरे धीरे डाइजेशन हो गया, उसके बाद अब नीचे वाला, क्योंकि 3 पार्ट थे ना, तो नीचे वाले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस, अब वहां पे जो इंटेस्टाइनल जूस है वो वहां पे रिलीज होता है, ठीक है, पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। अच्छा, जो इंटेस्टाइनल जूस है इसको कंप्लीट जूस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को भी वो उसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, वसा को वसीय अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। इस वजह से इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो इंटेस्टाइनल जूस या आंत्र रस जो होता है उसी को ही कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। क्योंकि हम लोग ने अभी देखा कि लिवर जो है इससे निकलने वाला जो बाइल जूस है वो सिर्फ फैट का एमल्सिफिकेशन कर रहा था, पैंक्रियास से जो निकला था वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कर रहा था, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का हो रहा था, माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी मंड का हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा श्वास नली एवं ग्रसनी का प्रारंभिक मार्ग एक होता है। देखिए जो श्वास नली है, हम लोग ने ग्रसनी तो पढ़ ली थी, ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के आगे कौन सी नली होती है, श्वास नली होती है। श्वास नली आगे होती है और ईसोफेगस पीछे होती है, ठीक है। इन दोनों का जो मार्ग होता है वो एक होता है। बक्कल कैविटी के अंदर जो है थोरैक्स वगैरह जो होता है, मतलब अंदर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, वो एक ही होता है, ठीक है। तो श्वास नली और ग्रसनी का प्रारंभिक मार्ग जो होता है वो एक होता है। अब जब भोजन जो है वो हम निगलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि श्वास नली को एक मांसल संरचना ढक लेती है, क्योंकि क्या है कि श्वास नली में तो सिर्फ वायु रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब भोजन उसमें ना चला जाए तो उसमें एक मांसल संरचना उसको कवर की रहती है, ढक्कन की जैसी होती है, वो उसको ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी की ओर ढकेल देती है, जिससे कभी कभी ये तो मतलब इस तरीके से वो ग्रसनी में भोजन चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी कारण की वजह से, जैसे किसी ने बोल दिया या किसी ने हंस दिया, तो ऐसी कंडीशन में भोजन श्वास नली में चला जाता है, जो घुटन एवं खांसी का कारण बन जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है क्षुद्रांत में अवशोषण। अच्छा देखिए, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा था, हर में ये कहा जा रहा था कि जो उनका कॉम्प्लेक्स पोर्शन था, मतलब कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट किया जा रहा था, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो। तो ऐसा हो रहा था कि जो माउथ में या जो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में भी हो रहा है और फिर इसके बाद इंटेस्टाइन में भी हो रहा है, यानी पैंक्रियास के द्वारा इंटेस्टाइन में भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस जो हो रहा है उसमें भी हो रहा है। तो ये चीज़ क्या है कि हर किसी में जो है क्या थोड़ा थोड़ा पोर्शन प्रोटीन का हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। होता यह है कि जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है, मतलब छोटा जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो ग्लूकोज कहलाता है। इसके बाद ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसेकेराइड, जैसे इसके पार्ट होते हैं ना कि एक अणु होगा तो उसको मोनोसेकेराइड बोलेंगे, 2 हो जाएंगे तो उनको डाइसेकेराइड बोलेंगे, तो इस तरीके से। तो जो मोनोसेकेराइड होता है वो ग्लूकोज होता है। इसके बाद डाइसेकेराइड जो होते हैं, फिर उसके बाद डाइसेकेराइड में फ्रक्टोज वगैरह ये सब आ जाएंगे। उसके बाद डाइसेकेराइड के बाद पॉलीसेकेराइड आते हैं। तो ये जो स्टेप हो रहा होता है, क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, क्योंकि हम लोग जो मंड खाते हैं वो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है, ठीक है, स्टार्च। अब उसको पॉलीसेकेराइड को पहले डाइसेकेराइड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद क्योंकि
धीरे धीरे, डायरेक्ट थोड़ी ना जो है ईजी फॉर्म में हो जाएगा। तो पहले डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद मोनोसेक्राइड में हो जाएगा। तो जो इंटेस्टाइनल जूस जिसको कंप्लीट जूस कहा गया है वो वही कि जितने भी जो डाइसेक्राइड्स होंगे उनको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करके फिर फाइनली वो जटिल पदार्थ जो है वो सरल पदार्थ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लग रहा था कि बतानी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे देखिए, अब चूंकि डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब उसका अवशोषण ज़रूरी है। तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में अवशोषण कैसे होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में उंगली के समान उभरी हुई संरचना जिसे हम दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं, जैसे इंग्लिश में विली बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उनके द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं जो है वो उनके द्वारा इनका जो भोजन है डाइजेस्ट जो मतलब पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे प्रोसेस दी गई है स्वांगीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अक्सर करके क्वेश्चन इससे आता है। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों। अब क्या है कि जो अवशोषित पदार्थ थे, ठीक है, उनका क्या है, उनका अब स्थानांतरण, क्योंकि रुधिर वाहिकाओं के द्वारा तो वो उनका अवशोषण हो चुका है, अब इनका स्थानांतरण कहाँ कहाँ भेजे जाएंगे? तो स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक ये होता है जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले तो जटिल पदार्थ हम लोग ने मतलब कि जटिल पदार्थ के रूप में जो भी हम लोग ने भोजन था उसको खाया, उसके बाद उसका अवशोषण सरल पदार्थों के रूप में हुआ। फिर ये सरल पदार्थ जो अवशोषित किए गए हैं, ये जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ये भोजन पहुँचाया जाएगा। पहुँचाने के बाद अब वो वहाँ पे मतलब कि जिस जगह प्रोटीन की यूज़ होगी, तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, फिर वो एक कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड पूरा फॉर्म करेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे की जा रही है कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा किया जाए और फिर उसके बाद उन भागों तक पहुंचाया जाए जहां पे इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ये पूरी जो प्रोसेस होती है अवशोषण के बाद भोजन का सही जगह पे पहुंचना, यही स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अब आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत का क्या रोल है? बृहदांत जो होती है वो क्षुद्रांत यानी बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है जल एवं कुछ लवण जो होते हैं उनका अवशोषण करना, यही मेन इसका बड़ी आंत का काम होता है। और फिर यहाँ पे बचा हुआ जो अपचित भोजन होता है वो मलाशय में चला जाता है, एनल कैनाल में चला जाता है, जहाँ से अर्ध ठोस मतलब आधा मतलब थोड़ा सा ड्राई, ठीक है, वहाँ से हो करके जो एनएस है यानी गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ये जो प्रोसेस है उसको हम निष्कासन कहते हैं, निष्कासन। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा डाइजेशन की जो लास्ट पॉइंट था वहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम यहाँ पे सभी जितने भी प्राणी उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले अब यहाँ पे घास खाने वाले जो जंतु हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है इनको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, जो चौपाई होते हैं, ठीक है, जैसे गाय भैंस बकरी ये सब, चौपाइयों को रूमिनेंट कहा जाता है। चौपाई जो होते हैं इनको रूमिनेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। प्रथम भाग जो होता है उसको रूमेन कहलाता है, पहला वाला भाग। इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल यानी कट कहते हैं। जैसे होता ये है कि जैसे बकरे हैं, ठीक है, बकरे हैं, ये गाय है, उनको जब कोई हरा चारा या कुछ भी भोजन के रूप में उनको जब दिया जाता है तो शुरू में क्या होता है वो जल्दी फटाफट खा करके वो निगल लेते हैं, मतलब बहुत स्पीड में खाते हैं। उसके बाद जब उनको भोजन मतलब हम देखेंगे कि एक टाइम हमने भोजन दे दिया, उसके बाद देखेंगे कि दिन भर वो कुछ ना कुछ जैसे चबाते रहते हैं, ठीक है, तो जुगाली करते रहते हैं, उसी को ही जगाली करते हैं। तो जो पहली बार में भोजन जल्दी फटाफट खा के अंदर कर लेते हैं तो वो जो स्टमक का पहला पार्ट होता है जिसको हम रूमेन कहते हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके उसको वापस से मुंह में लाते हैं, उसके बाद उसको चबा करके मतलब उसका मेनली जो पाचन के लिए इसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो वही जो जुगाल होता है उसको कट कहते हैं। परंतु फिर बाद में जंतु इसे पुनः मुंह में ला करके चबाता है और इस प्रक्रम को रोमंथन कहा जाता है। इसी वजह से इस प्रकार के जो जीव हैं उनको रूमिनेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो चौपाई होते हैं उनको रूमिनेंट कहा जाता है। अच्छा, घास जो है उसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जिस तरीके से स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है उसी तरीके से सेलुलोज भी होता है। तो जो घास होती है उसमें सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है, जिसे पचाने के लिए जंतुओं में दोनों आंतों के बीच, जैसे मनुष्य का हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा था उसी तरीके से दोनों आंतों के बीच में एक छोटा सा जो इसमें मनुष्य में नहीं निकला हुआ था जो हम बता रहे थे आपको, जो है अपेंडिक्स था। ठीक है, तो वैसे ही जो जानवर होते हैं इनमें अंधनाल यानी अपेंडिक्स उपस्थित होता है, जिसमें उपस्थित जो जीवाणु होते हैं यही मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये जो जीवाणु होते हैं इनके द्वारा सेलुलोज का पाचन हो पाता है। ठीक है, तभी जो सेलुलोज का पाचन, क्योंकि हम लोग की बॉडी में अपेंडिक्स होती तो है लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, इस वजह से हम लोग कच्चा जो मतलब कच्ची कोई भी सब्जी या कुछ भी घास वगैरह हम लोग नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये
जो है गाय का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ये रोमंथिका आमाशय, ये पूरा रूमेन, ये पहला वाला पार्ट है, ठीक है। स्टमक का स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई गई है, ग्रसिका दिखाई गई है, तो ये पूरा, और साथ ही साथ ये देखिएगा ये अंधनाल है, अपेंडिक्स, ठीक है, जिसके द्वारा जो है वही सेलुलोज का डाइजेशन होता है। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखिए अमीबा का। अमीबा का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, हम लोग इसके बारे में पढ़ लें ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अमीबा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में भी, उनका डाइजेशन भी पता होना चाहिए। अमीबा में संभरण एवं पाचन, अमीबा में डाइजेशन जो है वो कैसे होता है। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक और एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक खाद्य धानियाँ होती हैं। अनेक खाद्य धानियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन खाद्य धानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उंगली के समान प्रवर्ध निकले होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पादाप कहते हैं। जो पादाप जो होते हैं, जो सीडोपोडिया नहीं होते हैं, अमीबा में सीडोपोडिया होता है। ये जो मतलब कि कभी स्ट्रक्चर पैर जैसा बना लेते हैं, धोखे का मतलब एक स्ट्रक्चर इस तरीके से कहते हैं, तो ये उनके पैरों का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पादाप कहते हैं। ये भोजन पकड़ने तथा, इनका काम क्या होता है, ये जो सीडोपोडिया होता है इनका काम होता है भोजन को पकड़ने में और साथ ही साथ गति करने में ये आवश्यक होते हैं। अमीबा की जो खाद्य धानी होती है उसमें ही भोजन का पाचन होता है तथा उसी में ही, खाद्य धानी में ही अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी द्वारा ही शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख ले खाद्य धानी कौन सी हैं। तो देखिएगा ये हैं खाद्य धानियाँ जो बुलबुले यानी बबल के शेप में आपको हर जगह दिखेंगी। छोटी छोटी अनेक जो है खाद्य धानियाँ होती हैं, इन्हीं में ही डाइजेशन होता है। और फिर यही खाद्य धानियाँ जिसमें जो है देखिए खाद्य कणिका अंतर्ग्रहण भी इसी के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। ये खाद्य धानियाँ बाहर जा करके खा पी करके जो कुछ भी है वो भी वो अंदर आ रही हैं, ठीक है। अंतर्ग्रहण भी इन्हीं के फॉर्म में हो रहा है और ये अपशिष्ट जो बहिक्षेपण होता है वो भी इसी के द्वारा ही हो रहा है। जो अपशिष्ट पदार्थ इसमें होगा फिर इनके द्वारा उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेन इंपॉर्टेंट रोल जो डाइजेशन का जो प्ले करती हैं, डाइजेशन का हर एक काम, ठीक है, चाहे वो ग्रहण करना हो, चाहे उनका अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना हो, चाहे उसको डाइजेस्ट करना हो, ये तीनों ही काम जो है ये खाद्य धानियाँ सारा कर डालती हैं, ठीक। तो ये था, ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हालांकि चैप्टर छोटा था लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मुझे लगी नहीं रही थी कि इसमें कुछ छोड़ा जाए, ठीक है। तो इसलिए जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो आपके लिए रखी गई यहाँ पे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर आपको ज़रूरी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।